दोस्तों नमस्कार। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। बाजार में हजारों लोग ऑपरेट करते हैं। बाजार में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। हजारों लोग उनको अपनी तरह से असेस करते हैं। फिर एक कलेक्टिव विजडम डेवलप होता है बाजार में, और जो प्राइस के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार में कुछ अधिकारी कमरे में बैठ के सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करके पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि उनके जो डिसीजन है उससे इकोनॉमी को वो कंट्रोल कर पाए। क्या ये संभव है? यही कारण है कि बार बार हम ये देखते हैं कि सरकार और बाजार के जो निर्णय हैं वो विरोधाभासी होते हैं, या उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसी बात की चर्चा करने के लिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि सिल्वर हमारे सामने एक केस है। अब ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि पिछले एक साल में, अगर मैं ये कहूं कि जनवरी 2024, 2 साल आप मान लीजिए, ऐसे क्या घटनाक्रम हुए हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसके कारण चांदी और सोने के दाम आसमान छूने लगे हैं। सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। एक और दो पॉलिसी डिसीजन नहीं है, दुनिया भर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आए हैं अलग अलग डिसीजंस के, घटनाओं के। और आज हालत यह है कि सोना और चांदी एक आसमान छूती हुई कीमतें हमें दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि हमें बाजार को समझना होगा। भारत में हम हर बार यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि पॉलिसी मेकर्स बाजार को कंट्रोल कर लें। आज भी सरकार को यह गलत जानकारी दी जा रही होगी कि साहब हिंदुस्तान में चांदी की कमी नहीं है, कुछ लोगों ने होर्डिंग कर लिया है, आप 10, 15, 20 जगह छापे मारिए और शायद चांदी के दाम कंट्रोल हो जाएंगे। यह सब अपनी कमजोरियों को छुपाने का एक तरीका है। आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो यही कि आफ्टर ऑल बाजार में हो क्या रहा है, भारत में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले हम वस्तु स्थिति क्या है उसको समझ लेते हैं। मेरा पिछला वीडियो जिसको आपने देखा और बहुत सराहा, करीब 6 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं पिछले 2 दिन में। उसी सीरीज में मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा वो उसको देख लें, बहुत सारा डेटा आपको वहां भी मिल जाएगा। अब जो स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि एक्सट्रीम फिजिकल टाइटनेस इन सिल्वर। अगर बाजार में सिल्वर होता तो ये ईटीएफ बंद क्यों होते? इनके पास पैसे की तो कमी नहीं थी। म्यूचुअल फंड में लगातार ईटीएफ में पैसा आ रहा था और बाजार से चांदी उठाई जा सकती थी। लेकिन स्थिति यह है कि बाजार में चांदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में मैं करूंगा, और आने वाले दिनों में मुझे क्या लगता है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सरकार ने अपनी तरफ से वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑन प्लेन सिल्वर ज्वेलरी एंड सिल्वर थ्रू डीजीएफटी। सरकार ने जो ईस्ट एशिया से ज्वेलरी आती थी, सिल्वर ज्वेलरी, उस पर प्रतिबंध लगाया। कारण एफटीए का मिसयूज किया जा रहा था। अब सवाल इस बात का है कि लार्ज स्केल अगर वहां पे चांदी सस्ती है, हमारे यहां महंगा है, और आपने अगर एफटीए साइन कर लिए तो लोग तो आयात करेंगे। तो फिर आपने एफटीए साइन क्यों किया था? यही स्थिति एग्रीकल्चर में है, यही स्थिति बाकी प्रोडक्ट्स में होगी। तो भारत सरकार को यह समझना होगा कि हम एफटीए जब हम साइन करते हैं, क्या हमारे यहां पे इंटरनल कैपेबिलिटी है कि हम एक्सपोर्ट कर पाए? क्योंकि इंपोर्ट का बाजार तो बहुत बड़ा है, 145 करोड़ लोग हैं, प्लस पशुधन है, इंडस्ट्रियल यूज है, दुनिया भर की चीजें हैं। बाजार सबको भारत का जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन हम लोग एफटीए पे एफटीए साइन करने के प्रयास में हैं, लेकिन डोमेस्टिक कैपेबिलिटी और डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस पे हमारा वो ध्यान नहीं है, जिसके कारण जिस नियत से हम लोग एफटीए साइन करते हैं अल्टीमेटली वो रिवर्स फ्लो हो जाता है, और बाद में हमारे यहां पे हमें इस तरह के स्टेप उठाने पड़ते हैं। ग्लोबली सिल्वर इज अंडर स्ट्रक्चरल प्रेशर, इंडस्ट्रियल प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। अभी तक जो ज्वेलरी का जो डिमांड था वो रहता था ज्वेलरी में, यूटेंसिल्स में थोड़ा बहुत,
घरों में। लेकिन जब से हम हाईटेक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हम सोलर फोटोवोल्टिक की बात कर रहे हैं, बाकी जो हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट शिफ्ट कर रहे हैं, उन सब में चांदी लगती है। जैसे रेयर अर्थ का मुद्दा था दोस्तों, वैसे ही चांदी का मुद्दा है, हमें इसको समझना होगा। अब जहां तक बात है डिमांड सप्लाई की, अब आप यहां देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। यह पूरी दुनिया का डिमांड सप्लाई आपको दिखा रहा हूं, 23, 24, 25 के बीच में जो खेल हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है, जबकि ज्वेलरी और कॉइन्स की डिमांड घट रही। अभी तक हम क्या सोचते थे कि लोग इस एरिया को फोकस करते हैं, चांदी की डिमांड आएगी, ज्वेलरी बनेगी, लोग कॉइन रखेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आप देखिए बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंज्यूमर एंड के प्रोडक्ट्स हैं, वो सब घट रहे हैं और डिमांड कहां बढ़ रही है? इंडस्ट्रियल एरिया में। इसका मतलब यह है कि जब आप इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ा रहे हैं तो डिमांड लगातार रहेगी, आप फैक्ट्रियां तो बंद करेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है सिल्वर बाजार में, इसको समझना जरूरी है। सिल्वर अब सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए नहीं है, यह इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया तो क्या हमने अपने जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनाया? हम चाहते तो हैं कि पूरी दुनिया यहां आके माल बनाए, लेकिन रॉ मटेरियल कहां है? हमारे यहां पे मार्केट्स कहां है? हमारे यहां पे उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहां है? हमारी कमोडिटी मार्केट्स बहुत शैलो हैं, हाईली मैनिपुलेटेड भी लगती हैं कभी कभार। जिस तरह से कुछ लोग ट्रेड को कॉर्नर कर लेते हैं, हर दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखती है। अब सवाल इस बात का है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कमोडिटी मार्केट के, उनको रिव्यू करने की जरूरत। आपका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। आप जाके डिलीवरी और एक्सपायरी पे देखिए। अगर सेलर एक्सपायरी के समय अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करता, उसके ऊपर क्या डिमांड है? और अगर बायर अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करता तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी है? दोनों में विरोधाभास क्यों? बायर और सेलर ने एक ही गलती करी, दोनों ने अपने अपने कमिटमेंट पूरे नहीं किए, सजाएं अलग अलग क्यों? ये अपने आप में मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के लिए काफी है। सेबी को, भारत सरकार को इस पे देखना होगा कि बायर और सेलर की जो कमिटमेंट्स हैं, अगर वो पूरी नहीं करती हैं तो दोनों के ऊपर पेनल्टी एक सी ही होनी चाहिए। आप उसको बदल नहीं सकते, उसके जस्टिफिकेशन आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मार्केट स्टेबल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। अदरवाइज कभी मार्केट जो है बायर की तरफ से चलेगी, कभी वो सेलर की तरफ से मैनिपुलेट होगी, और हम अल्टीमेटली बाजार में उतार चढ़ाव, जो वाइल्ड बिहेवियर है, वो देखते रहेंगे। हम एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, दुनिया में जो सप्लाई है दोस्तों, ग्लोबल सप्लाई पिछले 10 साल 12 साल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जबकि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ये सिग्नल आज का नहीं है, ये 10 साल का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि होर्डिंग हो रही है, सरकार रेड मारेगी तो रास्ता निकल जाएगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमने ईवीज पे काम किया, जैसे जैसे हमने सोलर फोटोवोल्टिक पे काम किया, डिमांड बढ़ती गई, लेकिन सप्लाई नहीं आ रही। अब सप्लाई के दो तरीके हैं, एक तो है फ्रेश प्रोडक्शन और दूसरा है रिसाइकलिंग। अब आप ये देखिए कि फ्रेश प्रोडक्शन भी कम है और रिसाइकलिंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब लोग रिसाइकलिंग के लिए क्यों नहीं देंगे सिल्वर? जब रेट हो गया 180, होना तो ये चाहिए कि जिसके पास 30-40 हजार रुपए किलो की चांदी है वो बेच के कमा ले। ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने सिल्वर रखा है, या तो उनका उससे इमोशनल अटैचमेंट है, या उनको लगता है कि ये तो इमरजेंसी के काम का है, ये कंजम्पशन का एसेट नहीं है। कभी मजबूरी आई परिवार में, तब सोना चांदी बेच के हम परिवार का गुजारा कर लेंगे, तब तक आप इसको रखिए, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रिलायबल नहीं है, ना उनसे रिलेटेड टैक्स स्ट्रक्चर रिलायबल है। तो अगर मैं आज चांदी बेचता हूं, मेरी इनकम होती है, आप उसमें मेरे से कितना इनकम टैक्स लेंगे? ये भी अपने आप में सवाल है। तो सरकार की जो टैक्स पॉलिसीज हैं और बाकी नीतियां हैं, वो भी डिस्करेज करती हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बिल्ड करने में। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, और डिमांड किसकी बढ़ रही है? अगर आप यहां देखें दोस्तों, ये है इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, ये लगातार बढ़ा, जबकि ये फोटोग्राफी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ज्वेलरी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बाकी जो आपके सिल्वरवेयर है वो कांस्टेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं
वो शिफ्ट होता रहता है बेस्ड ऑन अदर ऑप्शन। तो कुल मिला के जब आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, सप्लाई नहीं है, दाम तो बढ़ेंगे। अब रीजन वाइज देख लें, कहां बढ़ रहे हैं कहां घट रहे हैं। अगर हम ये देखें, जो मेजर सप्लाई आती थी वो आती थी ओवरऑल, अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज से, या नॉर्थ अमेरिका को अगर हम जोड़ दें तो अमेरिका इज मेजर सप्लायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं एक स्लाइड आपको और दिखाऊंगा जहां आपको पता लगेगा कि हमारी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स क्यों है। उसके अलावा एशिया की प्रोडक्शन थी, हमारे यहां एक ही कंपनी है, वो है हिंदुस्तान जिंक, जो प्रोडक्शन करती है, दुनिया की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर है, लेकिन वो भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए हमें 80% जो हमारी सिल्वर है वो आयात करनी पड़ती है। और इसके अलावा CIS कंट्रीज है, यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, और बाकी रेस्ट ऑफ अफ्रीका है। दूसरी तरफ से जो रिसाइकलिंग सोर्स है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल वही रिसाइकलिंग में जा रहा है, प्रोडक्ट बने, टूटे, वापस रिसाइकलिंग में चले गए। भारत में जितना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, अगर हम उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग पॉलिसी बनाए दोस्तों, तो शायद कुछ रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ज्वेलरी है वो बहुत लिमिटेड है, कॉइन्स बहुत लिमिटेड है। तो कुल मिला के ये सब स्टैग्नेंट है, जितना पहले होता था उतना ही अभी हो रहा है, कोई नया ग्रोथ नहीं है रिसाइकलिंग में। अगर रिसाइकलिंग में कहीं ग्रोथ है तो जहां सबसे ज्यादा कंजम्पशन है इंडस्ट्री, वहीं पे ही रिसाइकलिंग का भी ग्रोथ है। अब प्रोडक्शन घटा कहां कहां, अगर हम देखें तो जो ग्रीन बेल्ट है यहां पे सिल्वर का प्रोडक्शन बढ़ा है, और जो येलो आपको दिख रहे हैं यहां पे सिल्वर का प्रोडक्शन घटा है, और सबसे ज्यादा जो पेरू एरिया है, चिली पेरू दैट बेल्ट, यहां पे काफी सारा प्रोडक्शन घटा है। अब सप्लाई की अगर हम बात देखें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि ये रीजन वाइज है, नॉर्थ अमेरिका से रिसाइकलिंग सोर्स, जैसा मैंने पहले चर्चा करी, आपको भी पता है कि ये इंडस्ट्रियल बेस है। अब रही बात कि भारत का इंपोर्ट कहां से होता है। हमारा ज्यादातर जो इंपोर्ट है वो एशिया से, या हम यूरोप यूके से करते हैं। जो मेजर प्रोडक्शन बेल्ट है, अमेरिका और लैटिन अमेरिका, हमारा वहां से इंपोर्ट अभी नहीं हो रहा है। अब जब क्राइसिस है तो निश्चित रूप से लोग वहां गए होंगे। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो भारत का जो इंपोर्ट है सिल्वर का, वो रिस्ट्रिक्टेड है एशिया और यूके तक, और थोड़ा बहुत आपका ऑस्ट्रेलिया तक। अगर हम बुलियन के प्राइसेस देखें इंपोर्ट को लेकर, अगर हम इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट कोई बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। पहले जब रेट इंपोर्ट बढ़ा था तो रेट गिरे थे, लेकिन अगर आप यहां देखें कि लगातार इंपोर्ट कम हो रहा है और रेट बढ़ रहे हैं, तो डिमांड सप्लाई बहुत क्लियरली हमारे सामने है। अब मार्केट क्या कहता है? मार्केट यही कहता है कि जैसे जैसे आपका गैप बढ़ रहा है, डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेट बढ़ रहे हैं। जब सप्लाई ज्यादा थी, सरप्लस था, रेट नीचे थे। जब डेफिसिट है, रेट बढ़ने लगे। ये कॉमन सेंस है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, आपको सप्लाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। अब सवाल इस बात का है कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल यूज तो बढ़ेगा ही ना दोस्तों, इंडस्ट्रियल यूज तो खत्म नहीं हो रहा। तो जब इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 साल में हमने देखा कि सप्लाई नहीं बढ़ रही। अब कोई नई माइंस आ जाए, नए प्रोजेक्ट्स लग जाएं, लेकिन वो सब लगने में टाइम लगता है। एक स्मेल्टर लगाने में जहां पे आप सिल्वर रिफाइनिंग करेंगे, वो प्रोजेक्ट लगाने में ही 3 से 4 साल लगे। पहले आप माइनिंग करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, फिर वहां पे आप नया स्मेल्टर लगाएंगे। कितना भी आप जल्दी कर लें, फिर पॉल्यूशन इश्यूज आएंगे, फिर बाकी सोसाइटल इश्यूज आएंगे। क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं माइनिंग हो, रॉ मटेरियल और प्रीशियस मटेरियल निकले, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं, आप माइनिंग नहीं करेंगे क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज है। ये कन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है। अब सवाल इस बात का है कि हो क्या रहा है पूरे खेल में। अब इस बात को देखिए कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, अभी तक क्या था? सिल्वर में डाउनफॉल था सप्लाई में, प्रोडक्शन को लेकर। गोल्ड में डाउन है, लेड और जिंक में डाउन है, अब कॉपर का नंबर है। आप देखिएगा आने वाले समय में इन सब मेटल्स के अंदर आपको तेजी दिखेगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत सरकार मेक इन इंडिया के लिए रॉ मटेरियल इंश्योर कर पाएगी? हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना होगा। अब इसमें सिल्वर को लेकर सरकार का क्या फोकस? वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, 80% हम आयात करते हैं। तो ये कहना
कि भारत में होर्डिंग है, लोग रिसाइकलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको सारे कारण बताए। सरकार को यह देखना है कि सप्लाईज कहां से मिले। इस समय चाइना और यूएस में भारत से रेट बहुत कम है। कस्टम्स ड्यूटी कम करके मुझे लगता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो सरकार को तुरंत बनवानी चाहिए, ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस कूल ऑफ हो जाए। सिल्वर सप्लाई डेफिसिट कई साल से है, जो मैं आपको चार्ट में दिखा चुका हूं। उसके अलावा जो डिमांड है भारत में वो क्यों बढ़ रही है, जैसा मैंने आपको कहा इंडस्ट्रियल, हम यहाँ पे चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की फैक्ट्री लगे, ईवीज लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिर इन्वेस्टमेंट्स ईटीएफ कॉइन बार लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल फेस्टिव रिचुअल ज्वेलरी गिफ्टिंग ये भी हमारे यहाँ जारी है। तो कुल मिला के भारत में हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर जगह सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो वही होगा जो हो रहा है। अब सब सरकार के ऊपर चैलेंजेस क्या है। जैसे ही रिस्पांस बाजार में, रिटेल मार्केट में होता है या फ्यूचर्स मार्केट में होता है या फिजिकल मार्केट में होता है, वो होता है बाजार की समझ। सरकार अपने ही हिसाब से चलती है, ये सोच के कि पहले हम देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। हमारे यहाँ पे वो जो रिजिडिटी है पॉलिसी मेकिंग में, उसके कारण डैमेजेस हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, जब तक वो मार्केट से अलाइन नहीं होंगी, अगर हमारे यहाँ पे सिग्नल्स बहुत देर से आते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत देर से होता है, या सरकार अपने शॉर्ट साइटेड वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज को डिस्टॉर्ट रखती हैं, तो खामियाजा तो बाजार में आपको दिख जाए। चाहे वो एग्रो कमोडिटीज हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो क्रूड हो, या कोई भी हो। कहने का मतलब यह है कि सरकार को अपने सिस्टम को थोड़ा और फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना हो। कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज। अब एक मंत्रालय कहता है कि प्रॉब्लम है, दूसरा कहता है नहीं सब ठीक है, तीसरी एजेंसी बोलती है नहीं सर सब ठीक है, होर्डिंग हो रही है, चौथा बोलता है अभी इंतजार करते हैं, पांचवा बोलेगा कि अभी हम डेटा एनालिसिस करके फिर आपको बताएंगे। इतनी देर में टाइम निकल जाता है और एक दिन में बाजार 10, 20, 30 हजार रुपए तक ऊंचा नीचा हो जाता है और क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। फॉरवर्ड प्लानिंग इन इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी। हम लोग ने मेक इन इंडिया तो बनाया, उसके रॉ मटेरियल, उसकी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी, हम कितना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, लॉजिस्टिक्स इश्यूज क्या है, वेयर हाउसिंग इश्यूज क्या है, क्वालिटी इश्यूज क्या है, इसका प्लान तो हमने मेक इन इंडिया में देखा नहीं। तो यही तो होगा, आप इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, लोग करेंगे, लेकिन जब यहाँ ऑपरेशन शुरू करेंगे तो देखेंगे यहाँ तो रॉ मटेरियल नहीं, यहां तक कि आपकी फ्यूचर्स मार्केट में भी रिस्क मैनेजमेंट के टूल नहीं है, तो लोग हेजिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप हेजिंग नहीं कर रहे तो लोग फिर इंटरनेशनल मार्केट में हेजिंग करते हैं। आपके यहाँ सिर्फ स्पेकुलेटर रह जाते हैं, सट्टा बाजार के रूप में हम बाजार चलाते हैं। हमारे यहाँ हेजिंग का ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए हमारी मार्केट में डेप्थ नहीं है, कारण सरकार की पॉलिसीज भी श्योर नहीं। मार्केट रेगुलेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसा मैंने कहा कि आप सारे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करिए और लेवल प्लेइंग इंश्योर करिए। आप सेलर को कंफर्ट दे देते हैं, बायर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, या बायर को कंफर्ट दे देते हैं, सेलर पे प्रेशर डालते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अगर बाजार को फॉर्मल वे में अच्छे तरीके से चलाना है, शुरू में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लॉबिंग दोनों तरफ है। बायर चाहेंगे बाजार उनकी तरफ से चले और सेलर चाहेंगे कि बाजार उनके हिसाब से चले। अब रेगुलेटर किसके दबाव में काम कर रहा है या एक्सचेंजेस किसके दबाव में काम कर रहे हैं, ये आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में दिख जाएगा। जहां पे इजी एग्जिट है, मतलब वो लॉबी हैवी है, हाँ, मतलब पे भारी पड़ रही है एक्सचेंज की पॉलिसी मेकिंग पे। और जिसके खिलाफ जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, डिफॉल्ट के टाइम पे, इसका मतलब वो लॉबिंग कमजोर है। अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर को यह देखना चाहिए कि दोनों तरफ एक सा हो, इस तरह के उतार चढ़ाव ना हो। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करिए और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करिए, अगर आप बाजार की क्रेडिबिलिटी चाहते हैं। रिलायंस सप्लाई चेन का सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और बाकी वेस्ट है, उसके ऊपर रिसाइकलिंग नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। आप उसको पीएलआई के अंदर लेके आइए कि जितना आप वेस्ट रिसाइकिल करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, देश का भी फायदा, इंपोर्ट भी कम होगा, रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा। ये पॉलिसी हमें देखनी चाहिए। और फिर बैलेंसिंग मल्टीपल पॉलिसी गोल्स। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहते हैं, प्राइस कंट्रोल भी चाहते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी चाहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल भी चाहते हैं। सरकार के कई चैलेंजेस, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो सरकार शॉर्ट साइटेड वेस्टेड इंटरेस्ट के व्यूज को ध्यान में रखती है कि अभी अपना काम चल जाए।
अभी गुजारा चल जाएगा, जब होगा तब देखेंगे। इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं देखते। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार जो भी गेम खेलना चाहे, इस बात का ध्यान रखे कि बाजार सरकार को भी समझता है, आपके कंपटीशन को भी समझता है, दुनिया को भी समझता है। इसीलिए मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट्स। सरकारें बाजार नहीं हिला सकती, बाजार सरकारें हिला देती। ये हमने देखा है। उम्मीद है कि भारत सरकार और रेगुलेटर्स इस बात को देखेंगे और जितने भी पॉलिसी डिसीजन हैं उनको रिव्यू करेंगे। स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करिए। सेकेंडरी डेटा पे काम मत करिए। जो एक्चुअल प्लेयर हैं वो आपको सच्चाई बताएंगे। सेकेंडरी डेटा में तो हम वही लिखते हैं जो सरकार सुनना चाहती है या जो देखने पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है। सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, इसलिए हम उसको कागजों में नहीं लिखते हैं। वो सेकेंडरी डेटा में उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है या वो पैरामीटर ही हटा दिए जाते हैं। ये प्रॉब्लम है सेकेंडरी डेटा से। इसीलिए जितना हम मार्केट इंटेलिजेंस और प्राइमरी फोकस करेंगे, उतना हम अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों, पिछले वीडियो के बाद जो मैंने ये नया वीडियो बनाया आपके लिए यूजफुल होगा। इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, शेयर करिए और देखिए कि आने वाले दिनों में चांदी में क्या होता है। मेरे हिसाब से चांदी के दाम कम होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। फंडामेंटल्स तो यही बोलते हैं। अब सरकार ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन ले ले जिससे मार्केट टर्न हो जाए, ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। हम भी नजर बनाए हैं, आप भी बनाए रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।